हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास में बिल्कुल एक नए सिरे से प्राचीन भारत के इतिहास को समझेंगे। उससे पहले आज हम लोग जानते हैं कि इतिहास है क्या, है ना। तो इतिहास जनरली लोग कहते हैं कि इति मतलब बीती, यानी बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। यह एक रटने वाला विषय है, ठीक है। इतिहास रटने का विषय नहीं होता है, इतिहास समझने का विषय होता है। इतिहास में कहानी होती है ना। और इतिहास से शिक्षा लेने का विषय होता है। लेकिन इतिहास से कुछ लोग, इतिहास से लोग सीखते नहीं हैं, ठीक है। इतिहास से लोग सीखते नहीं हैं। इतिहास से हम क्या सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो इतिहास को समझिए कि क्या है इतिहास। तो इतिहास ये दो शब्दों से बना, इति और हास। इति मतलब उत्थान और हास मतलब पतन, ठीक है। उत्थान और पतन के कहानी को इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्थान और पतन के कहानी को इतिहास कहा जाता है ना। तो उत्थान मतलब एक समय में किसी न किसी सभ्यता का, किसी न किसी संस्कृति का, किसी न किसी साम्राज्य का, है ना, उत्थान होते रहता है। वो ऊपर की ओर बढ़ते रहता है और किसी न किसी दूसरे संस्कृति का, दूसरे सभ्यता का, दूसरे साम्राज्य का पतन होते रहता है। वो नीचे की ओर गिरते रहती है, धंसते रहती है। तो इतिहास में हम लोग उत्थान और पतन की कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक तरीके से और इसको समझते हैं। इति ह और आश, ठीक है। मीन्स होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इति मतलब ऐसा, ह मतलब निश्चित रूप से, आश यानी हुआ। तो जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हो, जो घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हो, उसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। और कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जिसके प्रमाण का पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब उसके प्रमाण का पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं माइथोलॉजी में। कहां पढ़ते हैं? माइथोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये सब क्या है? माइथोलॉजी है, पुराण है। क्या है? माइथोलॉजी है ना। जितना भी भगवान सब का कहानी सब पढ़ते हैं वो सब क्या है? माइथोलॉजी है। समझ में आया बात? और इतिहास में क्या होता है? उसका पुख्ता प्रमाण होता है, सबूत होता है। उसको सबूतों के आधार पर प्रूव किया जाता है, तब इतिहास में वो दर्ज होता है, ठीक है। तो इतिहास क्या होता है ये जाने। तो अभी हम लोगों ने इतिहास के परिभाषा को समझा, संदर्भ को समझा। और अगर कहा जाए कि इतिहास जो है, जैसे कि इतिहास क्या है ना। तो सूरज को आप लोगों ने देखा है, सबों ने देखा है। तो सूरज से जो प्रकाश निकलती है, वो प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचती है ना। लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है, 16 सेकंड, कहीं 20 सेकंड मिलता है, ठीक है। आखिर वो समय तो लगा ना। और वो जो समय है, यानी कि सूरज का जो प्रकाश है, वहां से उतना समय पहले निकल चुकी थी। तो हमने उसके प्रकाश को जो देखा वो वर्तमान में देखा या इतिहास में देखा? क्योंकि वो तो निकल चुकी है ना। तो उसके प्रकाश को हमने वर्तमान में नहीं देखा, हमने कहां देखा? इतिहास में देखा। कैसे? तो श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण जानते हैं ना, ठीक है,
भगवान श्री कृष्ण, जो गीताकार श्री कृष्ण है, गीता के उपदेशक, ठीक है, उन्होंने कहा है कि वर्तमान जो है आपके जो शरीर में जो बाल है, जो माथा में जो बाल है, उस बाल के अगर अगला भाग को अगर लिया जाए और उस अगले भाग का 1 अरब टुकड़ा किया जाए, ठीक है, और उस 1 अरब टुकड़ा का जो 1 टुकड़ा बचेगा वो होता है वर्तमान। कहा जाता है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, है ना, व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि न भूतो न भविष्यति, यानी कि जो सत्ता है, जो सच्चाई है, वो न तो भूत में है और ना ही भविष्य में है, यानी कि बीत गया उसमें अब कुछ रखा हुआ नहीं है। जो गलती आप कर चुके हैं या जो सही आप कर चुके हैं उसमें कोई सुधार आप नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपका कंट्रोल भविष्य पर है। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप अगर वर्तमान को ठीक कर लेंगे तो आपका भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका कंट्रोल अगर है कहीं तो वो है वर्तमान पे, लेकिन अधिकांश लोग वर्तमान में नहीं होते हैं। 99.9% लोग वर्तमान में नहीं होते हैं। वो या तो भविष्य की चिंता करते हैं या फिर भूत के चिंता में डूबे रहते हैं कि ये कर लिया होता तो ये होता, ये कर लिया होता तो ये होता, नहीं, या फिर ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं इसकी चिंता किसी को नहीं होती है। तो जीवन में अगर तरक्की करनी है तो आपको वर्तमान में रहना होगा। क्या रहना होगा? वर्तमान में रहना होगा। और जो व्यक्ति वर्तमान में रह सकता है, ठीक है, वो पूरे दुनिया को जीत सकता है। ठीक है, वो पूरे दुनिया को जीत सकता है। उसी तरह से जैसे कि भगवान ने पूरे तमाम लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान वर्तमान में जीते थे, वो भूत में नहीं जीते थे, भविष्य में नहीं जीते थे। जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो समझिए, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान क्या है, जो बाल है उस बाल का जो 1 अरब टुकड़ा करेंगे, उस 1 अरब टुकड़ा का जो 1 टुकड़ा होगा वो होगा वर्तमान। तो इतिहास क्या है भाई? तो हम जो बोल रहे हैं और आपके कान तक जो आवाज पहुंच रही है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर के तब आपके पास पहुंच रही है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है, भूत हो जाता है। वो भी इतिहास में ही पहुंचता है आपके पास और वर्तमान में नहीं पहुंचता है ना। वो भी आप हमको देख रहे हैं तो लाइट जो रिफ्लेक्ट की, तो लाइट के रिफ्लेक्ट करने में तो समय लगा ना, कुछ ही समय लगा, क्षणिक समय ही लगा, लेकिन वो भी क्या है, इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास से शिक्षा लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? तो इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इतिहास में जो गलतियां दोहराई गई है उन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतिहास से क्या सीखते हैं? इतिहास से हम यही सीखते हैं कि कुछ भी नहीं सीखते। नहीं, इतिहास के जो गलती दोहराया है उस गलती को हम भी लगातार दोहराते रहते। क्यों? क्योंकि इतिहास पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ते भी है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतिहास पढ़ना है, उसको इंप्लीमेंट करना है समाज में। और इतिहास कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। ये किसी देश की, किसी समाज की, ये पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है, उसका जो विकास हुआ है, उसकी कहानी है। किंतु हम उसको रटने के पीछे पड़ जाते हैं। उसको रटना नहीं, समझना है। ठीक है, जब समझिएगा तभी सच्चे अर्थों में आप इतिहास को पकड़ पाइएगा, नहीं तो इतिहास पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो इतिहास समझ गए होंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि इतिहास से हम क्या करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कैसे? कि आपको कोई अगर बता देता है कि तुम्हारे दादा इतने वीर थे, नहीं, तो तुम्हारा भी सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे दादा वीर थे, नहीं, स्वतंत्रता सेनानी थे। तुम भी गर्व से कहीं कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारे अपने फैमिली का इतिहास पता है। नहीं, और वही अगर तुम्हारे फैमिली का इतिहास पता नहीं होता तो क्या करते? तुम्हारा शरीर इतना गर्व से ऊंचा नहीं होता। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जो साम्राज्यवादी होते हैं, जो साम्राज्यवादी सोच के लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे, इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे। जिसके नस्ल को बर्बाद करना है उसके इतिहास को बर्बाद कर दिया जाता है ना। बख्तियार खिलजी को देखिए क्या कर दिया, पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, है ना। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहां पे भारत की बहुत संजीदा रिसर्च रखा हुआ था, पूरे इतिहास भरा पड़ा था। उन सब को जला दिया ताकि इसकी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसको इसका इतिहास पता नहीं हो, तो हम जो पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे कि तुम्हारे बाप दादा मेरी गुलामी किया करते थे तो तुम भी मेरी गुलामी करो, तो वो गुलामी करने पर मजबूर होंगे। लेकिन वही उनका अगर ओरिजिनल इतिहास अगर पता हो जाए तो फिर वो गुलामी की जंजीर में नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको अगर अपने पैर पे खड़ा होना है, अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है, ठीक है, अपने समाज को ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो आपको इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तभी आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। चाहे आप नेता बने, चाहे आप वैज्ञानिक बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, लेकिन आपको हर चीज का इतिहास जानना जरूरी है। इट मीन्स कि आप अगर वैज्ञानिक ही बन रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ों का आपको, जो इंस्ट्रूमेंट पुराने ज़माने में थे, उन पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, है ना। बिना इतिहास के विज्ञान नहीं हो सकता है। बिना इतिहास को जाने आप नए चीज़ों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं। अभी कोरोना महामारी चल रहा था, तो कोरोना महामारी में क्या किया गया, सबसे पहले उसका स्ट्रेन पता किया गया कि क्या क्या कैसे कैसे काम हो रहा है, मतलब उसका हिस्ट्री पता किया गया। और बिना हिस्ट्री पता किए हुए आप किसी भी समस्या के जड़ तक नहीं पहुंच सकते, उसका निदान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी समस्या का अगर समाधान आपको पाना है तो उसके जड़ तक आपको जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है समस्या से मुक्त हो पाएंगे और उसका समाधान कर पाएंगे, है ना। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने इतिहास की परिभाषा पढ़ा, इतिहास का क्या क्या यूटिलाइज है, हमारे समाज में क्या क्या उसके लेकर के भ्रांतियां हैं, उन सभी को दूर करने का हम प्रयास किए हैं एक छोटे से शब्दों के साथ। तो आज अगर इतिहास के बारे में कहा जाए तो बहुत कम पड़ जाएगा, है ना। तो इतिहास का जो पिता है किसको कहा जाता है ना, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इतिहास, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की हम लोग बात करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है ये क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में बांटा गया, है ना। तो सबसे पहला जो भाग था वो था प्राक इतिहास। क्या था? प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास वैसा इतिहास है जिसमें इसको अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, जो प्राक इतिहास होता है उस प्राक इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिलता है, कोई लिखा हुआ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा प्राक इतिहास में। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, जैसे में कुल्हाड़ी मिलेगा, है ना, बर्छी मिलेगा, तलवार मिलेगा, ठीक है, गरसा मिलेगा, खुरपी मिलेगा, तो ये सब ऐसा सामान सब मिलेगा। कहीं कहीं मानव के कंकाल मिलेगा, कुत्ता के कंकाल मिलेगा, बिल्ली के कंकाल मिलेगा, तो ये सब क्या कहलाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा। क्या कहलाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएगा। और कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसकी जांच की जाएगी कि कहिया के था, है ना। इसकी जांच की जाएगी कि कब का था, ये सही में बहुत पुराना था कि कोनो मार उड़ के दफना दिया है जबरदस्ती,
नहीं, तो इसकी जांच होती है और उसके आधार पर जो है इतिहास तैयार होता है। तो प्राक इतिहास वैसा इतिहास जिसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लेकिन लिखित साक्ष्य का कोई भी अता पता नहीं होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्राक इतिहास। क्या कहते हैं? प्राक इतिहास कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इस समझ में नहीं आया आपको, फिर हम समझाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोग पढ़ने वाले होंगे तो उनको शेयर कीजिएगा। समझ में आया बात? तो दूसरा जो है वो है आदि इतिहास, है ना। आदि इतिहास, आद्य मतलब बीच वाला, है ना। तब बीच वाला इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तब प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो लिखा हुआ जो मिलता है उसको कौनो पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। अलूल बलूल धतूल क्या लिखा हुआ है उसको कोई पढ़ ही नहीं पाता है, समझे कि नहीं। और जब पढ़ नहीं पाएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है कौन जानेगा। तो उसके इतिहास को सही ढंग से पता नहीं किया जा सकता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलवे करता है, ठीक है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और भविष्य में कोनो पैदा होगा, वो युग वाला होगा, कहीं आत्मा उत्मा बच्चल, ठीक है, तो वो कहीं पैदा उदा होगा तो कहीं पढ़ उड़ ले, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो अभी तक पढ़ा नहीं गया है उसको किस में डाल दिया? आदि इतिहास में, ठीक है। जैसे में हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा चीज मिला है, मोहर मिला है, मोहर पर लिखल भी था, साइन बोर्ड मिला है, वो साइन बोर्ड पर भी लिखल है, लेकिन कोनो पढ़िए नहीं पा रहा है। पढ़ नहीं पाएगा तो पर लिखल का है कौन जानेगा, है ना। कि मोढेरा स्टेडियम है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, क्या, तो उसको पढ़ेगा कैसे। तो ये जो नहीं पढ़ पाएगा, है ना, तो नहीं पढ़ पाएगा तो उसको कहां रखेंगे? आदि इतिहास में। कहां रखेंगे? आदि इतिहास में। तो हमने पहले में क्या देखा कि पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य भी, और लिखित साक्ष्य नहीं है, तो उसको डाले हम लोग प्राक इतिहास में। अब पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग कहां डाले? आद्य ऐतिहासिक काल में। क्लियर? प्रोटो हिस्ट्री में, अंग्रेजी वाला समझिएगा, प्रोटो हिस्ट्री में उसको डालते हैं, ठीक है। जैसे में हड़प्पा सभ्यता, है ना, हांगहो की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इस सब के चीज है, लेकिन सबको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। जिसको पढ़ लिया गया उसका तब बातें हट गया, वो तो इतिहास में चला जाएगा, नहीं, ऐतिहासिक काल में चला जाएगा। तो ऐतिहासिक काल तो पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है ना। पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है, और लिखित साक्ष्य को पढ़ने वाला भी है, मतलब पढ़ा जा चुका है, ठीक है। जैसे कि मध्यकालीन भारत में जब आइएगा, या फिर बुद्ध को, जैन को, सिख को, महाजनपद काल को, चोल काल को, इस सब को देखिएगा तो उस सब का साक्ष्य मिलता है कि नहीं। अंग्रेज का लिखित साक्ष्य मिलता है, उसको हम लोग पढ़ियो लेते हैं, नहीं, तो वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। समझ में आया कि नहीं। तो इतिहास को 3 भाग में बांट दिए, प्राक इतिहास, आदि इतिहास, एगो पूरा इतिहास, नहीं, यानी ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अभी खोद खाद करने का जो काम हुआ वो शुरू कैसे हुआ, नहीं, तो सबसे पहले 1863 में तमिलनाडु में एक जगह है पलवरम। कौन सा जगह है? पलवरम, ठीक है। कहां है पलवरम? तमिलनाडु में। वहीं पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फूट, बरस फूट नहीं,
ठीक है, ब्रूस फूट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट ने क्या किया, सबसे पहला एगो औजार खोजा था। ठीक है, तो सबसे पहला औजार खोजने का जो श्रेय है किसको है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अब मिला कहां से, तो तमिलनाडु के पलवरम से। कहां से मिला, तमिलनाडु के पलवरम से मिला। ठीक है, ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए व्यक्ति थे, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए व्यक्ति थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, धरती के अंदर कथी कथी है रे पता करो, है ना, उसको खन खन के खोद के जानकारी लिया जाता है भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है, तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। कौन, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, इनको जो है भारत में प्रागैतिहासिक खोज का पिता कहा जाता है। आपसे पूछेगा सवाल कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के खोज का पिता यानी जनक यानी फादर यानी डैडी किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहा जाता है किसको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में बना पुरातत्व विभाग, है ना, क्या बना, पुरातत्व विभाग। तो उस पुरातत्व विभाग में पहले महानिदेशक जो व्यक्ति थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब प्रागैतिहासिक काल के जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, है ना, दोनों को एक गो में खिचड़ी मत सान दीजिएगा। तो 1861 में इनको बनाया गया महानिदेशक, किसका, पुरातत्व विभाग का। समझे, पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना। चलिए, अब वर्तमान में अगर पूछे कि पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, ये जियोलॉजिकल है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं हम, यानी पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। अभी संस्कृति मंत्री कौन है ना, संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन है, कौन व्यक्ति है उसका मालिक। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो भारत में सबसे पुराना जो उपकरण मिला है, ठीक है, वो मिला है महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, है ना, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। ठीक है, उस बोरी नाम के जगह से मिला है सबसे पुराना उपकरण। कहां, भारत में। समझे कि नहीं, ये उपकरण जो है लगभग 14 लाख वर्ष पुराना है। समझे कि नहीं, तो सबसे पुराना उपकरण कहां से मिला है, महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। क्या जगह है, बोरी। अब भारत में सबसे पहले औजार जो मिला था वो मिला था कहां, तमिलनाडु के पलवरम से। और सबसे पुराना औजार मिला है महाराष्ट्र के बोरी से। ठीक, आई प्रागैतिहासिक काल जो है, इस प्रागैतिहासिक काल को कोपेनहेगन संग्रहालय में कुछ वस्तु रखा हुआ था संग्रहित करके, संग्रहालय यानी म्यूजियम में, है ना। तो वो म्यूजियम में जो वस्तु रखा हुआ था उस वस्तु के आधार पर सबसे पहले थॉमसन ने बताया। कौन बताया, थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में डिवाइड किया। कितना भाग में डिवाइड किया, 3 भाग में। कौन डिवाइड किया, थॉमसन किया। समझे कि नहीं, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे थॉमसन ने कैसे डिवाइड किया, कैसे बांटा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आगे शेयर कर दीजिए, है ना। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।